नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। जुलाई अगस्त महीने में कोरोना डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर आपको बता दें कि दुनिया भर में वैज्ञानिक सबसे ज्यादा इसे खतरनाक मान रहे थे। भारत में आई दूसरी लहर में तबाही मचाने के बाद कोरोना का ये वेरिएंट कई दूसरे देशों में भी बड़ी मुसीबत खड़ी कर चुका था। डेल्टा वेरिएंट से लोगों को सुरक्षित रखने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन ही कर रहे थे कि पिछले दिनों सामने आए दो नए वेरिएंट ने वैज्ञानिकों को गंभीर संकट में डाल दिया है। बीते दिनों कोरोना के दो नए वेरिएंट साउथ अफ्रीकन वेरिएंट C1.2 और म्यू यानी B1.621 ने दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती पेश कर दी है। कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि ये दोनों नए वेरिएंट सबसे संक्रामक माने जा रहे हैं। डेल्टा वेरिएंट से भी अधिक घातक हो सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी में कोलंबिया में मिले B1.621 वेरिएंट को ग्रीक अल्फाबेट के आधार पर म्यू नाम दिया है। साथ ही इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की सूची में शामिल कर लिया गया है। बताया भी जा रहा है कि WHO का कहना है कि वेरिएंट में ऐसे म्यूटेंट्स है कि जो वैक्सीन के असर को भी कम कर सकते हैं। इस संबंध में और स्टडी करने की जरूरत है। WHO की नए वेरिएंट बुलेटिन में कहा गया है कि म्यू वेरिएंट में ऐसे म्यूटेंट्स हैं जो म्यून एस्केप की आशंका बताते हैं। इम्यून एस्केप का मतलब ये होता है कि वेरिएंट आपके शरीर में वायरस के खिलाफ बनी इम्यूनिटी को चकमा दे सकता है। इसके अलावा एक और वेरिएंट C.1.2 दक्षिण अफ्रीका में मिला है। बताया जा रहा है कि इसे फिलहाल WHO ने ग्रीक नाम नहीं दिया है, पर यह भी इम्यूनिटी को चकमा देने की क्षमता रखता है। अब तक भारत में अल्फा और डेल्टा वेरिएंट ही हावी रहे हैं। दूसरी लहर के लिए तो डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार ठहराया गया। अच्छी और राहत की बात यह है कि देश में अब तक म्यू और C.1.2 वेरिएंट का भी एक भी केस नहीं मिला है। फिलहाल इन नए वेरिएंट्स को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये खतरनाक है? क्या इन वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन कारगर है? क्या भारत में ये तीसरी लहर का कारण बन सकते हैं? WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि वायरस जितने समय तक हमारे बीच रहेगा उतने ही उसके गंभीर वेरिएंट सामने आने की आशंका बनी रहेगी। अगर इस वायरस ने जानवरों को इन्फेक्ट कर दिया तो ज्यादा खतरनाक वेरिएंट बनते चले गए तो इस महामारी और इस बीमारी को रोकना बहुत मुश्किल होने वाला है। दरअसल किसी वेरिएंट का ज्यादा या कम खतरनाक होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके जेनेटिक कोड में किसी जगह म्यूटेंट हुआ या म्यूटेंट ही ये तय करता है कि कोई वेरिएंट कितना इन्फेक्शियस है। ये म्यूटेंट सिस्टम को चकमा दे सकता है या फिर नहीं, ये गंभीर लक्षणों की वजह बन सकता है या नहीं। उदाहरण के लिए अल्फा वेरिएंट ओरिजिनल वायरस से 43% से 90% तक ज्यादा इन्फेक्शियस है। अल्फा वेरिएंट की वजह से गंभीर लक्षण भी दिखे और मौतें भी हुई है। जब डेल्टा वेरिएंट सामने आया तो ये अल्फा वेरिएंट से भी ज्यादा इन्फेक्शियस निकला। अलग अलग स्टडी में ये ओरिजिनल वायरस के मुकाबले 1000 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस मिला। WHO ने करीब 16 वेरिएंट्स को निगरानी सूची में डाल रखा है। इन पर स्टडी चल रही है ताकि इम्यूनिटी को होने वाले नुकसान का आकलन किया जा सके। पेरू में सबसे पहले दिखे लैम्डा वेरिएंट को भी नए खतरे के तौर पर देखा जा रहा था। बाद में इसके चलते केस तेजी से घटते चले गए। इस बीच ईटा वेरिएंट भी चर्चा में आया। भारत में ईटा वेरिएंट के केस भी सामने आ चुके हैं। और चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अनीता रमेश हैं जो कि सीनियर डॉक्टर है फोर्टिस हॉस्पिटल की। बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर राहुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है यथार्थ हॉस्पिटल के। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहला सवाल मेरा डॉक्टर अनीता आपसे है, एक के बाद एक नए वेरिएंट देखने के लिए मिल रहे हैं वायरस में, ये कितने खतरनाक है? जो 2 वेरिएंट का जिक्र मैं इससे पहले कर चुकी हूँ,
क्या वाकई ये बहुत ज्यादा संक्रामक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है और तीसरी लहर का एक बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं? यस, ये जो आपने बताया है कि काफी नया नया वेरिएंट्स बन रहा है, कोरोना वायरस का नेचुरल हिस्ट्री में है, और एनी वायरस का नेचुरल हिस्ट्री में पहले भी 5 टाइम आपका हमारा वेव्स आया था, तो जी। म्यूटेशन होते रहते हैं। वन थिंग इज दैट सम म्यूटेशन खराब है वैसा नहीं है, कुछ कुछ म्यूटेशन खतरनाक होता है, कुछ कुछ म्यूटेशन मॉडरेट इन्फेक्शन करता है, कुछ कुछ इन्फेक्शन कुछ करते भी नहीं है, तो जस्ट माइल्ड इन्फेक्शन से ठीक हो जाता है। इसीलिए हम लोग इन वेरिएंट्स को बोलते हैं वेरिएंट्स ऑफ कंसर्न, वेरिएंट्स इंटरेस्ट। इन हमारे रिसर्च चल रहा है इनके ऊपर जानने के लिए ये कितना खतरनाक है। आप सही ढंग से बताया है कि ये जो वेरिएंट्स हैं काफी हमारा बॉडी का इम्यूनिटी का इवेट कर रहा है। वो जो वैक्सीन हम लोग को लग चुके हैं उनके ये वायरस के इन स्ट्रेनों के ऊपर उतना असर नहीं हो रहा है, तो जल्दी से स्प्रेड हो रहा है, आर फैक्टर ज्यादा और 1 से ज्यादा है, विरुलेंस ज्यादा है, तो इस हिसाब से म्यूटेशन होते हैं। जैसे कि हमारा कैंसर सेल्स में भी, हम कैंसर स्पेशलिस्ट भी, तो जब पेशेंट का रिलैप्स होता है, न्यू म्यूटेशन आता है, वो डिफिकल्ट होता है ट्रीट करने के लिए, वो सब रेजिस्टेंट होता है। तो उसी हिसाब से वायरस का भी म्यूटेशन हम लोग को इम्पोर्टेंस काफी, अगर ये कारण हो जाएगा थर्ड वेव के लिए तो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। तो यस, हमको और रिसर्च करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर राहुल, ठीक है सर, ठीक है मैम। डॉक्टर राहुल, सवाल इस बात को लेकर है कि जिस बात का जिक्र से पहले मैंने किया कि जो 2 वेरिएंट निकल के सामने आई हैं, कहा जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है और ये वैक्सीन की ये कहा जा सकता है वैक्सीन के प्रभाव को भी कहीं ना कहीं खत्म कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। अभी तक जो स्टडी निकल के सामने आई है, क्या उसके बिहाफ पे कहा जा सकता है कि ये 2 वेरिएंट पर जो वैक्सीन है वो प्रभावकारी नहीं है? I think as far as the virus history is concerned, virus keeps on mutating. हमने देखा है कि वायरस हर बार चेंज होता रहता है, उसमें जो चेंजेस आते हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस तरह का उसका बिहेवियर है, और उसी के बेसिस पे उसके वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एंड वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ जाता है। तो जो म्यू एंड C1.2 क्या बात कर रहे हैं, इन दोनों को अभी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में रखा गया है। इसका मतलब है कि ये वेरिएंट ऐसे देखे गए हैं जो इम्यूनिटी को बाईपास कर सकते हैं या वैक्सीन के इफेक्ट बाईपास कर सकते हैं, लेकिन अभी भी इनका कोई ऐसा कंफर्म नहीं हुआ है, तो अभी स्टडी के अंदर रखा गया है। जैसे कि हम बात करें डेल्टा वायरस या डेल्टा प्लस वायरस, ये दोनों वायरस ऐसे थे जो कंफर्म थे, जिसमें ये कंफर्म हो गया था कि ये इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट कर सीवियरिटी बढ़ती है और पब्लिक हेल्थ कंसर्न है। तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारी रिसर्च है वो कंटिन्यूस चल रही है कोरोना वायरस पर। एवरी डे वी आर सीइंग नया इंटरेस्ट, नया स्ट्रेन आ रहा है, और उस की जो इन्फेक्शन करने की क्षमता है, विकसित बढ़ाने की क्षमता है, उसको देखा जाता है और डिसाइड किया जाता है कि वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न पर है। ठीक है डॉक्टर राहुल, आपने उस नेचर की बात की है जो कि वायरस का होता है। डॉक्टर अनीता, अभी तक जो इस वायरस की हम बात कर रही हैं या फिर क्या कुछ इसमें निकल के सामने आया है, कैसा नेचर इसका अभी तक समझ पाए हैं आप लोग? ओके, ये जो वायरस है उनके पास स्पाइक प्रोटीन है, जो रिसेंट जो स्ट्रेन चल रहा है डेल्टा प्लस है, नया जो स्ट्रेन है, इसमें क्या होता है वो बॉडी के अंदर जाते हैं और इम्यूनिटी तोड़ देते हैं, पर्टिकुलरली हेड नेक एरिया में, नाक के अंदर जाते हैं, मुंह से अंदर जाते हैं, उसके बाद छाती के अंदर आते हैं, स्प्रेड होता है छाती के अंदर, लंग्स, खांसी होता है, बुखार आ रहा है, मरीज को बलगम निकलता है और सांस फूलने लगता है। इसके अलावा एक कॉमन है, कोरोना का फर्स्ट वेव भी था, सेकेंड वेव भी था। ये जो नया जैसे मुंह से शुरू करके पेट से लेकर के हमारा मोशन रूट तक इफेक्ट करते हैं। काफी आदमी को पेट दर्द होता है, काफी आदमी को लूज स्टूल डायरिया जैसा होता है, बहुत सारे पेशेंट ओपीडी में आते हैं वॉमिटिंग लेकर के, तो पेन एब्डोमेन, वॉमिटिंग, लूज मोशन अभी नया सिम्टम्स है वायरस के लिए। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट अफेक्ट करता है।
जी। इसके साथ साथ ही लंग्स तो करती है, हार्ट को भी, क्लॉटिंग सिस्टम भी करते हैं, किडनी का भी बीमारी होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत चेंज है पहले स्ट्रेन से कि हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का सिम्टम्स ज्यादा पेशेंट में है और वो लोग हमारे पास आते हैं इसीलिए। थोड़ा बहुत चेंजेस है, बट इसके अलावा हमने पहले भी जो बताए हैं बहुत रेजिस्टेंट है, इम्यूनिटी इवेट कर रहा है। उसके साथ साथ मरीज काफी जल्दी से बीमार हो जाता है, जल्दी उसका स्कैन पे दिखाई दे रहा है बायलैटरल निमोनिया आ गए हैं, पेशेंट्स को जल्दी से एंटीबायोटिक देना है और आईसीयू में ले जाना है। स्टेरॉइड्स का रोल अभी स्पेसिफिक है, 7-8 जी। है और मॉडरेट एंड सीवियर इन्फेक्शन में यूज करना है। ठीक है, लक्षण में कुछ हद तक बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, कुछ हद तक चेंजेस देखने के लिए मिल रहा है डॉक्टर राहुल। और कैसे ये डेल्टा प्लस वेरिएंट, क्योंकि अभी तक हमने सुना था कि डेल्टा प्लस वेरिएंट है और ये काफी खतरनाक है, बहुत ज्यादा संक्रामक है। सर ये जो 2 नए वेरिएंट हम सुन रहे हैं, ये डेल्टा प्लस से कैसे अलग है? तो बेसिकली जो अलग होने का तरीका है उसमें सिर्फ एक ही चीज है कि उनकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और सीवियरिटी बहुत ज्यादा बढ़ाती है। कोई भी वेरिएंट जो आ रहा है उस इम्पोर्टेंट देख रहे हैं कि वो कितनी तेजी से फैल रहा है और कितनी डिसीज कर रहा है जी। तो म्यू वेरिएंट और 1.8 देखा गया है कि जो कि साउथ अफ्रीका से डिटेक्ट हुआ है, इन दोनों में यही पता चला है कि इन्फेक्टिविटी बहुत ज्यादा है, बहुत से लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इंडिया में भी अभी इनके बहुत ज्यादा केस हैं और जो B1 है वो अभी कोलंबिया में आया है और साउथ अफ्रीका में E1.25 है, लेकिन इनके केसेस वहां भी बहुत कम। लेकिन ये रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि इन फ्यूचर ये हमारे लिए खतरा ना। बिल्कुल, इस पर रिसर्च करना भी जरूरी है और साथ ही साथ इस पे कारगर कदम उठाना भी जरूरी है ताकि ये वेरिएंट भारत तक ना पहुंचे। अगर ये चाइना, साउथ अफ्रीका, काफी देशों में ये वायरस जो NU and C1.2 दोनों वेरिएंट्स हैं। We have to be very careful at international borders. हमको इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए रेस्ट्रिक्टेड रूल्स एंड रेगुलेशन, वो कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, कोविड टेस्टिंग, जीनोमिक एनालिसिस जो हमारे बाहर से आ रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए काफी जरूरी है। अगर हम लोग मेजर एयरपोर्ट्स एंड मेजर शिपयार्ड, इवन जहाजों से आते हैं, पोर्ट हार्बर से भी आते हैं जो सेलर्स, उसमें एकदम बंद करना चाहिए सबका जीनोमिक टेस्टिंग, वायरस का जीनोमिक टेस्टिंग। अगर वायरस पॉजिटिव है करने के बाद ही इंडिया के अंदर आने देना चाहिए। और उसके साथ साथ सामान भी जो आ रहे हैं उसको भी कहीं ढंग से सैनिटाइज करके उसके बाद हमारा देश के अंदर है। So these are some of the COVID protocols। ये अगर आप सही ढंग से पालन नहीं किए होंगे तो हमारे लिए खतरनाक है, ये भी स्ट्रेन्स हमारे देश के अंदर फैल जाएंगे। ओके, अभी देखा गया MU वेरिएंट एंड C1.2 ये दोनों खबर पे है, रिसर्च भी चल रहा है, उनका जीनोमिक एनालिसिस चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं कैसी जीनोटाइप है, उनका कितना खतरनाक है, इसीलिए उनको लेबल किया है, हमने बताया है VOC, दैट मीन्स ऑफ कंसर्न, ऑफ इंटरेस्ट। यस, उनके पास विरुलेंस भी है और इसीलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हमको चलना चाहिए। 2 मीटर का दूरी का सब समय मेंटेन करना है, सैनिटाइजेशन लगाना है। उसके साथ साथ आपको जब बारी मिलेगा वैक्सीन तो लगा लीजिए, कुछ भी वैक्सीन है जो अपना टाइम पे होगा, जो अवेलेबल है, एटलीस्ट वैक्सीन आपको 60 to 70% चांस आपको प्रोटेक्शन देते, कुछ भी वेरिएंट होगा। लेकिन ये नए वेरिएंट में 60 to 70% प्रोटेक्शन है क्या? यस, अगर हम वैक्सीन को पहले जो स्ट्रेन था उसमें लिखा गया है 70% एफिकेसी, कोविशील्ड कोवैक्सीन बोथ में। देखिए न्यू रिजल्ट जो आया है, जो नया वेरिएंट है, इसमें इम्यूनिटी कम हो रहा है, 50, 60, कभी 40, बट एटलीस्ट आपको 60% का प्रोटेक्शन है, इवन 40% का प्रोटेक्शन है, तो यही काफी है। वैक्सीन का एफिकेसी, यस इट फॉल्स विद द न्यू स्ट्रेन। इवन हमारा जो विदेशों का वैक्सीन है, फाइजर, मॉडर्ना में भी देखा गया है, उनका एफिकेसी 70-80% घट के 50-60% तक आ गया है। तो हमारा भी इंडियन मेड जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, वो उसका प्रोटेक्शन ज्यादा है, बट स्टिल इस नया वेरिएंट से कम है। ठीक है डॉक्टर अनीता बनी रही है हमारे साथ। डॉक्टर राहुल भी लगातार हमारे साथ बने हुआ है। डॉक्टर राहुल, वेरिएंट का ज्यादा या कम खतरनाक होना इस बात पर डिपेंड करता है कि उसके जेनेटिक कोड में किस जगह म्यूटेशन है या म्यूटेशन हुआ है, इसको थोड़ा समझाइए। तो बेसिकली जब भी कोई
हम इसमें एग्जांपल लेंगे H1N1 वायरस का। जब H1N1 वायरस 2009 में आया था तो उसने बहुत तबाही फैलाई, मोर्टालिटी बहुत ज्यादा थी। कि जितने भी केसेस हो रहे थे उन सबको आईसीयू जाना पड़ रहा था, निमोनिया हो रहा था, वेंटिलेटर पे पेशेंट जा रहे थे। लेकिन वो वायरस हर साल चेंज होता है और WHO क्या करता है कि हर साल उस स्ट्रेन के हिसाब से नई वैक्सीन देता है। तो वायरस की ये प्रवृत्ति है कि वो चेंज होता रहेगा। अब उसके किस पार्ट में चेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल में चेंज होता है, कैप्सूल में चेंज होता है, बाहर की एनवेलप में चेंज होता है, वो ये डिसाइड करता है कि हमारी बॉडी उस पर कैसे रिएक्ट करे। जी। अगर हमारी बॉडी उस पर अच्छे से रिएक्ट कर पाती है तो हम उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। जैसे कि अब हम देखेंगे कि फ्लू इज वेरी वेरी कॉमन, फ्लू से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हम लोगों में ये क्षमता डेवलप हो गई है कि इवन इफ वो माइल्ड चेंज भी होता है वैक्सीन के साथ हम अच्छे से उसको कवर अप कर पाते हैं। लेकिन क्योंकि कोविड वायरस अभी बहुत नया है, उसके चेंजेस जो भी हमारी बॉडी में आते हैं वो हमारी बॉडी के लिए एकदम नए हैं, चाहे वो एनवेलप हो, चाहे वो स्पाइक प्रोटीन हो, चाहे वो जेनेटिक मटेरियल हो। एंड हमारी बॉडी की रोग प्रतिरोधक क्षमता ये डिसाइड करती है कि उसकी इन्फेक्टिविटी कितनी ज्यादा हो। सपोज हमारे लिए वो बिल्कुल नया स्ट्रेन है, हमारी बॉडी में उसके लिए कभी इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई है, तो डेफिनेटली उसका रिस्क हमारे लिए ज्यादा रहेगा। या एक ऐसा स्ट्रेन आ गया है जो वैक्सीन प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहा है हमें, एकदम नई तरीके से वो हमारी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली उसकी डिसीज हमारी बॉडी में होने की आशंका ज्यादा है। तो ये वायरस का नेचर है कि वो हमेशा म्यूटेट करता रहता है और उस म्यूटेशन के हिसाब से हमें अपनी वैक्सीन डेवलप करनी है, बॉडी इम्यूनिटी उसी हिसाब से मॉड्यूलेट होती है। तो डॉक्टर राहुल ये कहा जाए कि म्यूटेशंस ही तय करता है कि कोई वेरिएंट कितना इन्फेक्शियस है। एब्सोल्युटली। तो म्यूटेशन ही ये डिसाइड करेगा कि अगर वो म्यूटेशन हमारी बॉडी को अडेप्ट नहीं कर पा रही है, हमारी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट काम नहीं कर पा रही है, तो वो तेजी से फैलेगा। अगर हमारी बॉडी उसको कंट्रोल कर पा रही है तो डेफिनेटली उसको हम जिसमें जो इन्फेक्ट होगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो म्यूटेशन ही डिसाइड करता है कि कौन सा, जैसे हमने अभी देखा कि जो इंडिया में सेकंड वेव आई थी, डेल्टा वेव है, जिसका ऑलमोस्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुआ था, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी उसको कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसका इन्फेक्शन रेट इतना ज्यादा था, निमोनिया इतना ज्यादा हुआ, हॉस्पिटल भर गए, बीमारी इतनी बढ़ गई, मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा हुई। तो अल्टीमेटली जो ये स्ट्रेन है यही डिसाइड करते हैं कि किस वायरस के स्ट्रेन से कितनी डिसीज और कितनी इन्फेक्टिविटी आएगी। डॉक्टर नेता, ये कैसे तय होगा कि इम्यून सिस्टम को चकमा ये जो नया वेरिएंट है वो दे सकता है या फिर नहीं? आपने क्या क्वेश्चन फिर से बताइए। इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून सिस्टम को ये जो नए वेरिएंट निकल के सामने आ रहे हैं, ये चकमा दे सकते हैं या फिर नहीं, कैसे तय होगा? कैसे है कि जो न्यू वेरिएंट है उसमें थोड़ा वो जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट है पहले से, स्पाइक प्रोटीन से। तो वो वायरस जब हमारे बॉडी के अंदर आता है, इम्यून को, अगर आपका इम्यूनिटी अंदर में ठीक है तो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट करता है, एंटीबॉडी बनता है। अगर आपका शरीर के अंदर इम्यूनिटी कम है, किसी भी कारण से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज आदमी में उसमें उतना सही ढंग से इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आता है, वो प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, इसलिए हम लोग सबको बोलते हैं अगर आप हाई रिस्क इंडिविजुअल है, इस वायरस आपके लिए बहुत ही खतरनाक है, तो बी वेरी केयरफुल ए वायरस के लिए। सो समटाइम्स अगर आपका इम्यूनिटी अच्छा है तो बढ़िया से एंटीबॉडी बन जाएगा प्रोटेक्शन के लिए, और काफी आदमी को ज्यादा एंटीबॉडी बनता है एक स्पाइक प्रोटीन के और नया वेरिएंट के अगेंस्ट में, ओके। और किसी आदमी को एंटीबॉडी टाइटर बनता भी नहीं है। तो एंड ऑल्सो बनने के बाद भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में धीरे धीरे कम हो जा रहा है इवन वैक्सीन और इन्फेक्शन। तो उसी के लिए अभी डिस्कशन चल रहा है 6 महीना 8 महीना के अंदर अगर हमको तीसरा डोज चाहिए, तो एक बात चल रहा है। और अब जब नया जो वायरस का स्ट्रेन है उसके लिए भी नया वैक्सीन का तरीका चल रहा है, कैसे हम लोग मिक्स मैच करके करेंगे तो हमारा इम्यूनिटी ज्यादा बढ़ेगा ये नया स्ट्रेन के अगेंस्ट है। कि अगर आप कोविशील्ड को वैक्सीन लिए होंगे तो आपको फाइजर मोडर्ना का mRNA वैक्सीन अच्छा रहेगा थर्ड डोज के लिए। जैसे हम लोग हेल्थ केयर वर्कर है, हमारा 6 महीना से ऊपर हो गया सेकेंड डोज के बाद, शायद हमारा एंटीबॉडी कम हो रहा है अभी, हम लोग को जरूरत है कि वी नीड अ थर्ड डोज। तो इसी तरह से यस, अपना का जो क्वेश्चन था दर्शकों के लिए कि यस नया स्ट्रेन से हमारा इम्यून सिस्टम अलग ढंग से। ठीक है डॉक्टर अनीता, डॉक्टर राहुल कुछ कहना चाह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। तो ये डिसाइड करना कि कौन सा स्ट्रेन हमारी बॉडी पे या हमारी वैक्सीन के लिए कितना असरदार है, इसके लिए इन विट्रो स्टडीज होती हैं लैब में, जिसमें जैसे सपोज हमने इसी चीज के लिए मैं जानना चाह रही थी सर, एक बार तफसील से बताइए।
तो इसमें बेसिकली दो चीजें होती हैं। लेट्स से कि हमने वैक्सीन ले लिया और हमारे अंदर एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं और एक नया स्ट्रेन आया है, तो हम वो स्ट्रेन को अपनी बॉडी में नहीं डाल सकते हैं और चेक नहीं कर सकते। तो लैब में उसके लिए इन विट्रो स्टडीज की जाती है, जिसमें पेशेंट का ब्लड सैंपल लिया जाता है या जिसकी जो भी हेल्दी वॉलंटियर है जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गई हैं, उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको स्ट्रेन के साथ मिक्स किया जाता है और ये देखा जाता है कि वायरस कितना इवॉल्व हो रहा है या वायरस कितना स्प्रेड हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी डिसाइड कि वैक्सीन कितनी प्रभावी है। हर नई स्ट्रेन के लिए जितनी भी WHO लैब है, गवर्नमेंट लैब है, यही टेक्निक अपनाई जाती है और न्यूट्रलाइजिंग ड्रग्स जिसको बोलते हैं, जिसके द्वारा ये डिसाइड किया जा सकता है कि वैक्सीन उस पर प्रभावी होगी कि नहीं। क्योंकि ये दोनों नए स्ट्रेन है, प्रोबेबली कुछ टाइम में ये रिसर्च भी आ जाएगी कि इस पर जो हमारी एंटीबॉडीज हैं वो कितना असर डाल रही है और हमको कितना प्रोटेक्शन चाहिए। चलिए बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे WHO ने करीब 16 वेरिएंट को सूची निगरानी में डाल दिया है और इन वेरिएंट पर लगातार स्टडी चल रही है ताकि इम्यूनिटी को होने वाले नुकसान का आकलन भी किया जा सके। तो तभी तक आप यही कहा जा सकता है कि सतर्क रहिए और सावधान रहिए, यही इसका एकमात्र उपाय है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।